आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है टॉर्च। टॉर्च एक इन्फेक्शियस डिजीज, ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है, ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है। और ये द टॉर्च इन्फेक्शन आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड आफ्टर बर्थ। ये इन्फेक्शन ज़्यादा कब होता है कि जब औरत प्रेग्नेंट है, अगर उसको हो गया है तो उसके फीटस पे बहुत बुरा इसका असर होता है। और साथ साथ वो ये हो सकता है कि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो भी ज़ाया हो जाती है। और बहुत सारे इनफर्टिलिटी के केसेस जो हैं उसके पीछे इस टॉर्च का भी हाथ है। तो टॉर्च जो है, इसका टी से टॉक्सोप्लाज्मा है, ओ से अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, आर से मीन रूबेला है, और सी से साइटोमेगेली वायरस है, और एच से हर्पिस है। टॉर्च बनता है इन चार अल्फाज से, TORH, टॉर्च। ये जो टॉक्सोप्लाज्मा है और रूबेला है, साइटो, ये मेन इसके फीचर है। अदर जो हैं, अदर जो जहाँ ओ को उसने अदर डाला हुआ है, अदर से मीन्स ये है कि आपके कुछ और इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी है, HIV है, ट्यूबरकुलोसिस है, सिफिलिस है, ब्रोसीला है, और फिफ्थ डिजीज़ है, जिका डिजीज़ है। ये बहुत सारी और डिजीज़ हैं, लेकिन उसने इतनी अहमियत दी भी है और नहीं भी दी कि कुछ रेयर्स हैं और कुछ बड़ी नोन है। तो लिहाजा उसने लफ्ज़ टॉर्च बनाया है, और उसको टॉर्च भी लिखते हैं बाज़ दफ़ा, टॉर्च, TORHS। जब टॉर्च होगा तो इसके साथ सिफिलिस शामिल हो जाएगा। लेकिन अदर डिजीज़ में भी सिफिलिस शामिल है, TB शामिल है, सिफिलिस शामिल है, बल्कि हमारी स्टडी में यहाँ आपका गनोरिया भी शामिल है, जिसको हम साइकोसिस भी कहते हैं। तो उसका मैं इस पर हम डिटेल बात करते जाएंगे, क्योंकि सिफिलिस में हमने बताया था कि ये जो है ना, ये बच्चे वक्त से पहले मार देती है। अजीबुल खतबत सिफिलिस बच्चे पैदा करती है, और ये इनफर्टिलिटी का बड़ा काज भी है, ठीक है ना। तो हम सिफिलिस को उस अंदाज में, TB के बारे में जब मैंने TB का ट्यूबरकुलोसिस हमने पढ़ी थी, ट्यूबरकुलोनियम हमने पढ़ी थी, तो हमने उसमें भी कहा था कि माजूर बच्चे पैदा होने में ट्यूबरकुलोसिस का बड़ा रोल है। तो हम आज इनको डिस्कस करेंगे, और मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया की किसी साइंस के पास ये एज नहीं है, दुनिया की किसी साइंस के पास ये एज नहीं है कि वो टॉर्च डिजीज़ को ठीक करने की सलाहियत रखता हो। टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, उसके लिए वैक्सीन दी जाती है, और रूबेला की भी वैक्सीन दी जाती है। साइटोमेगेली वायरस के बारे में वो कहते हैं कि ये तो ठीक ही नहीं होता, ये दब जाता है, फिर आ जाता है, फिर दबता है, फिर आ जाता है। तो हर्पिस जोस्टर जो है, इसकी भी जो ट्रीटमेंट है वो वैक्सीन भी हो सकती है। लेकिन होम्योपैथी के पास जो एज है वो दुनिया की किसी और के पास नहीं है, कि इन सारे जो टॉर्च के जो हैं चीज़ें हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया है, वो सारों का हमारे पास नसोड़ बोलते हैं। जो नसोड़ हमारे पास जो हैं वो इन टॉर्च को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। नसोड़ हमारे वो हैं जो बीमारी से प्रिवेंट भी करते हैं, और बीमारी को, मैंने सैकड़ों हज़ारों लोगों को टॉर्च इन्फेक्शन हमने ठीक किए हैं, और उनके यहाँ नॉर्मल बच्चे पैदा हुए हैं। और अब जब टॉर्च आपको डिटेल से हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी कितनी अहमियत है। ये दूसरे सिस्टम में इग्नोर इसलिए किया जाता है कि उनके पास इसका कोई हल नहीं है। और होम्योपैथी में हमने इसको पिछले काफ़ी अरसे से, जब भी मैं माजूर बच्चों का इनफर्टिलिटी पे, मिसकैरेज पे बात करता हूँ, तो मैं टॉर्च पे बात करता हूँ। हमने 20-20 साल के, 10-10 साल, 15-15 साल हेप्चुअल अबॉर्शन के केसेस जो माजूर बच्चे औरतें पैदा करती थी, हमने ये टेस्ट करा के उनको आइडेंटिफाई किया, और उनको औलाद की जो नेमत है उससे भी वो उनको मिली। और साथ जो औरत एक वो ट्रॉमे में गुजरती है जब उसको कंटिन्यूसली हेप्चुअल अबॉर्शन शुरू हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये जहन में रखें कि माजूर बच्चों की पैदाइश और इनफर्टिलिटी, अबॉर्शंस, ये इसके पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो टॉर्च का है।
मैंने कल भी मेरे ख्याल में कुछ 30 औरतों को टॉर्च लिख के दिया होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी तादाद जो है इससे मुतासर है, और जो भी औरत अबार्शन का शिकार होगी उसकी और भी कॉजेज़ मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उसकी बड़ी वजह जो है ना वो टॉर्च है। और आपके पास कोई पेशेंट आती है, वो कहती है जी कि मैं डॉक्टर साहब मुझे इतना अर्सा हो गया, मेरे बच्चे होते हैं दूसरे तीसरे महीने में वो मिसकैरेज हो जाते हैं, अबॉर्ट हो जाते हैं, स्टिल बर्थ हो जाती है, तो आपको मस्ट है कि आप उसका टॉर्च कराएं। और जब आप टॉर्च कराएंगे तो उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या बैक्टीरिया क्या वायरस हैं, तो आप उसका दुरुस्त इलाज कर सकते हैं। और इसकी सारी जो नसोड्स हैं इसके आ चुके हैं, कुछ जो नहीं थे वो भी हमने कमाल वालों से बनवाए हैं। तो लिहाजा ये होम्योपैथी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होता है। मेरे पास देखें हमारी जो लेडी डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर भी हैं, मैं कहता हूँ अगर वो ये सिर्फ बोर्ड लगा लें कि हम जो हैं टॉर्च का इलाज करते हैं और मिसकैरेज का इलाज करते हैं और अबॉर्शन का इलाज करते हैं, माजूर बच्चों की पैदाश को रोकने का इलाज करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके क्लिनिक से लाइन टूट नहीं सकती। और ये इतना आसान हमने इसको बनाया है, इतना हमने इसको सिंप्लीफाई किया है कि मैं कहता हूँ मैं 4 क्लास पढ़े हुए बंदे को भी मेरा लेक्चर सुनेगा ना तो वो भी जो अबॉर्शन को रोकने की सलाहियत रखता है। 4-5 क्लास का बच्चा, अनपढ़ औरत भी सुनेगी, और अनपढ़ औरतें भी ऐसी हैं जो हमारे लेक्चर सुनती हैं और वो अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द महल्ले में दूसरे रिश्तेदारों में इसका इलाज करते हैं। तो हमने होम्योपैथी की इस बड़ी सोच को, इस बड़े काम को हमने हर घर में इसलिए पहुँचाया कि लोग होम्योपैथी से वाकफियत रखें और इसकी अफादियत से फ़ायदा उठाएं, और उसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि मेरा सिस्टम जो है वो अपग्रेड होगा, फ्लरिश होगा, और होम्योपैथी दुनिया में इसका एक मकाम होगा। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था ना कि शेक्सपियर ने कहा है कि ज़िंदगी जो है एक लाइव ड्रामा है, और लाइव ड्रामा जो है उसमें आपको रीटेक का कोई चांस नहीं होता। लिहाजा आप इस लाइव ड्रामे में, इस लाइफ ज़िंदगी में जो एक्ट गुज़र गया वो गुज़र गया, उसकी इस्लाह नहीं हो सकती। लिहाजा अगर हम ये सोच के जो भी हमारा एक्ट है उसको दुरुस्त सिमत में करें और ये सोच कर करें कि ये इंसानों की फलाह बका और इस्लाह के लिए होगा, तो मैं समझता हूँ कि इसका अजर दुनिया में भी आपको मिलेगा, और खुदा तो ज़ाहिर आखिरत में, खुदा तो किसी का एहसान जो है वो रैगान नहीं बेचता, तो वो तो ज़रूर करेगा उसकी मखलूक के साथ। अब और एक टार्च को आज अगर हम समझ लेते हैं, मेरे तो पिछले नसोड की सीरीज़ जो ही जा रही है, हर हमारा जो नसोड में डिस्कस कर रहा हूँ वो दुनिया के लिए एक नेमत है। और अब टॉर्च अगर हमारे होम्योपैथ डॉक्टरों तक ये जब पहुँचेगा, और इतनी आसान है कि एक उसने लफ्ज़ लिखना है टॉर्च, और उसकी डायग्नोसिस उसके सामने आ जाएंगी, और नसोड उसके पास पड़ा होगा, और उसने वीकली 15 दिन बाद एक डोज देनी है, तो उसका मसला हल हो जाएगा। और उसका नाम बहुत ज़्यादा इसलिए होगा कि ये ऐसे है कि 5-5, 4-4, 6-6 अबॉर्शन औरतों को हुए हैं, और माजूर बच्चे औरतों पैदा कर रही हैं, एक बच्चा, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे बच्चे हैं, 5-5 बच्चे एक एक घर में हैं, और हमने उनका इलाज किया तो उनके यहाँ नॉर्मल बच्चे पैदा होने। ये छोटी सी बात नहीं है, समझने की बात। और हमें जो है ना ये साइंस जो है, जो साइंस है होम्योपैथी के पास, ये साइंस किसी दूसरी तरीक़ाकार में ये साइंस मौजूद नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं टॉक्सोप्लाज्मा से। अच्छा, थोड़ा सा इसको हमने जो लिखा था, टॉर्च इन्फेक्शन आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड आफ्टर बर्थ। ये इन्फेक्शन आपको कब मिल सकता है? प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान, और आफ्टर द बर्थ ये इन्फेक्शन आपको मिल जाता है। और फिर ये इन्फेक्शन आपके जो बच्चा होता है, फीटस, उसको ट्रांसफ़र हो जाता है माँ से, और ये क्या करता है? द इन्फेक्टेड न्यू बोर्न में शो एबनॉर्मल ग्रोथ, वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंटल एनोमली, कोई भी उसकी आगे बढ़ने का अमल है वो इससे मुतासर होगा। मल्टीपल क्लिनिक एंड लेबोरेटरी एबनॉर्मलिटीज़, बेशुमार एबनॉर्मलिटी पैदा कर सकता है ये। सीवियरली डिपेंड ऑन द गेस्टेशनल एज ऑफ द फीटस एट द टाइम ऑफ द इन्फेक्शन एंड वायलेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइमली डायग्नोज ऑफ द एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू द ट्रीटमेंट। अगर आपको वक्त पे, जैसे आपको अर्ली प्रेगनेंसी में पहले दूसरे महीने में, मैं तो समझता हूँ हर औरत को डायग्नोज करना चाहिए।
टॉर्च का टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। जो ही प्रेगनेंसी हुई या प्रेगनेंसी की तरफ आप जा, मतलब आप प्रेगनेंसी लेना चाह रहे हैं, आप प्रेग्नेंट होगी औरत, तो उसका फ़ौरन टॉर्च का टेस्ट ज़रूरी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो अबॉर्शन से बचेगी, और उसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि उसका बच्चा अब नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है जी, आगे चलें। Infection occur early in the pregnancy associated with a worse outcome. Torch infection cause pregnancy complication like premature birth, intrauterine growth restriction और miscarriage। ये बच्चे की ग्रोथ रोक सकती है, बच्चे को एबनॉर्मल कर सकती है, और क्या कर सकती है, मिसकैरेज कर सकती है। तो इसलिए अगर हम प्रेगनेंसी लेने से पहले करवा लें, या अगर किसी को नहीं पता तो अर्ली प्रेगनेंसी में भी इसका टेस्ट बहुत ज़रूरी है, वरना पहले महीने में भी बच्चा ज़ाया हो जाएगा, दूसरे में भी ज़ाया हो सकता है, तीसरे में भी, और 8 मंथ में भी ज़ाया हो सकता है, और पैदा होने के बाद भी मर सकता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जब भी किसी औरत का या फैमिली का प्रेगनेंसी लेने का ख्याल है तो उसको टॉर्च ज़रूर करवाना चाहिए। इट ऑल्सो कॉज स्टिल बर्थ, कि मुर्दा बच्चे पैदा कर सकता है, विच इज़ लॉस ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर 20 वीक्स। टॉर्च इन्फेक्शन अकाउंट फॉर 2% to 3% ऑफ द कॉन्जेनिटल इन्फेक्शंस। और ये जो है बहुत सारे लोगों, बच्चों में, जो हमारे बच्चे एबनॉर्मल दुनिया में हो रहे हैं, उनमें ये जो है टॉर्च इन्फेक्शन जो है एबनॉर्मल बच्चे पैदा करने का सबब बन सकता है। लिहाजा कोई भी होम्योपैथ डॉक्टर, मैं आपको बताऊं, अमेरिका से औरतें आती हैं, यूरोप से आती हैं, यूके से आती हैं, बाहर के मुल्कों से आती हैं, और वो अपनी हिस्ट्री साथ लेके आई होती हैं कि मैं मिसकैरेज की मेरी हिस्ट्री है, लेकिन ये टेस्ट वहाँ भी नहीं हुआ होता। सच्ची बात है। और जब होम्योपैथ डॉक्टर किसी को ये टेस्ट लिखेगा और उसकी एबनॉर्मैलिटी पकड़ेगा, तो आपकी जो सिस्टम को कितना मकाम मिल सकता है, आपकी कितनी इज्जत होगी कि यार इस बंदे ने मेरी इस बीमारी को पकड़ा भी है, और मज़े की बात है आपके पास उसका हल भी है। मेरी गायनेकोलॉजिस्ट से भी बात हो रही, कह रही थी जी साइटोमेगाली तो ठीक ही नहीं होता जी, कभी आता है कभी जाता है। टॉक्सोप्लाज्मा के लिए हम वैक्सीनेशन दे देते हैं, और ज़रूरी नहीं कि, लेकिन देखें हमारे पास कितना बड़ा है जाके, हमारे पास इसके अंदर सोर्स हैं, लेकिन हमारे पास दवाइयाँ भी हैं। मज़े की बात है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। सोर्स से हटकर अदर मेडिसिन भी हैं जो इस इन्फेक्शन को रोकने की सलाहियत रखती हैं, तो मैं उस पर भी बात करूँगा। आगे आते हैं टॉक्सोप्लाज्मा। पहला जो उसका टी, टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा इज एन इन्फेक्शन विच इज़ अ पैरासाइट। ये इन्फेक्शन की वो किस्म है जो जिसको कहते हैं पैरासाइट। और पैरासाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मलेरिया पैरासाइट, ये पैरासाइट है, ठीक है ना। इस तरह और भी बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट होते हैं जैसे आपकी जुएं भी पैरासाइट्स हैं, जो आपकी बॉडी पे एक और कोई ऑर्गेनिज्म आके बैठ जाता है, तो इसको पैरासाइट कहते हैं, कि जो आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं, लेकिन आपकी बॉडी पे उससे आके वो खुराक लेनी शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड पैरासाइट। पैरासाइट बहुत सारे किस्म के होते हैं। पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडियल, people often get the infection from the eating undercooked meat। ये जो सही कुक्ड मीट नहीं होता उसमें भी मिलता है, और इसका बड़ा जरिया जो है ना वो कैट के फिसिस से होता है। यू कैन आल्सो गेट इन कॉन्टैक्ट विद द कैट फिसिस। जिन घरों बिल्लियाँ जो आपको होती है, ये बिल्ली की फुजले से, स्टूल से बहुत फैलता है। The parasite can pass to baby during the pregnancy। जब प्रेगनेंसी होती है तो जो माँ को जब इन्फेक्शन होता है तो ये थ्रू प्लेसेंटा बेबी को ये चला गया। Most people infected with the parasite do not have symptom, लेकिन उसको कोई अलामत नहीं होती, लिहाजा वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। तो इसलिए प्रेगनेंसी में ज़रूरी है कि आप टॉर्च करा लें। बाज़ दफ़ा नो सिम्टम, कोई सिम्टम नहीं है। आगे चलते हैं। मोस्ट इन्फेक्टेड न्यू बोर्न और एसिम्टोमेटिक। बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं एट द बर्थ, फ्यू डेवलप, लेकिन उसके बाद इनके अंदर चीज़ें आ जाएंगी। तो हम पैदा होने के बाद हम बच्चे का भी टॉर्च टेस्ट कराते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ।
और व्हाट इज़ द सेरेब्रल पॉल्सी, जिसको आपके यहाँ CP के बच्चे बहुत मिलते हैं। व्हाट इज़ द सेरेब्रल पॉल्सी? सेरेब्रल पॉल्सी क्या होती है कि पैदाश से पहले, पैदाश के दौरान, माँ के पेट में, और पैदाश के दौरान और पैदाश के 1 साल तक बच्चा किसी भी ट्रॉमे में या इन्फेक्शन डिजीज़ में मुब्तला होता है तो ब्रेन चूँकि पैदाश माँ के पेट से लेकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1 साल तक डेवलपमेंटल स्टेज में होता है, तो वो कोई भी इन्फेक्शन जब कैरी करेगा तो ब्रेन डैमेज करेगा, और ब्रेन डैमेज करेगा तो वो सेरेब्रल पॉल्सी उसको हम लेबल करेंगे। और सेरेब्रल पॉल्सी जो है वो उसकी बेशुमार उसके अंदर वैराइटीज़ हैं कि वो बच्चा चलता नहीं, वो बच्चा बोलता नहीं, वो बच्चा सुनता नहीं, बेशुमार सेरेब्रल पॉल्सी के अंदर। तो अक्सर आपने सुना होगा, हमारे पास तो हज़ारों की तादाद में CP चाइल्ड्स हैं कि जी मेरा बच्चा फलां का बच्चा CP चाइल्ड है। तो व्हाट इज़ द CP चाइल्ड? आप ये जहन में रखें कि CP चाइल्ड हम किसको लेबल करेंगे? प्रेगनेंसी के दौरान, प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। प्रीनेटल पैदा होने से पहले, पेरीनेटल पैदाइश के दौरान, एंड पोस्टनेटल 1 साल तक। अगर बच्चा किसी भी ट्रॉमा में, किसी भी इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होता है तो उसका ब्रेन डैमेज होगा और उसको हम सेरेब्रल पॉल्सी लेबल करेंगे। तो यहाँ सेरेब्रल पॉल्सी बड़ी आती है। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है। अक्सर आपके पास लोग आते हैं और ये कहते हैं कि अब दूसरा महीना है, तीसरा महीना है, तो डॉक्टर ये कहती है, पहले दूसरा तो कहती है जी ये बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा, फीटस ग्रोथ नहीं कर रहा। ये बहुत सारी कंप्लेन होती है। और मैं आपको बताऊं कि 99.9% जो औरतें हमारे पास इंट्रायूट्राइन ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन में आई हैं वो सब की सब ठीक हुई हैं, और उसका हम फौरी टॉर्च करवाते हैं और उसके मुताबिक हम उनका इलाज करते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, नॉर्मल ग्रोथ शुरू हो जाती है। सैकड़ों, हज़ारों, अनगिनत बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रुकी और हमने उनका इलाज किया और वो ठीक हो। और ये इसका कोई टर्मिनेशन है, दूसरे तरीका इलाज में इसकी टर्मिनेशन है। वो कहते हैं जी बेबी टर्मिनेट कराएं, बस कोई हल नहीं है। नो, जिसको बाद दफ़ा फिर खुद भी टर्मिनेट, जिसको कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन, वो मिस्ड अबॉर्शन खुद ही वार्ट हो जाता है। वो कहते हैं जी फीटस डेवलप नहीं हुआ, लिहाजा मिस्ड अबॉर्शन हो गया। तो आपके पास इतना बड़ा अज है कि आप इस इंट्रायूट्राइन रिस्ट्रिक्शन जो ग्रोथ की है इसको आप रोक सकते हैं, इसको आप ठीक कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो ये लेक्चर सुनेगा और जो इसकी फ़ायदे तो उसको तो मस्त हो जाना चाहिए, उसके पास एक बहुत बड़ा एज आ गया है, उसके पास बहुत बड़ा वेपन आ गया है। और ये मेरी ज़िंदगी का 28-29 साल इस प्रोजेक्ट पे काम करने का एक निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। और हम आपको ये बताएं कि हम जॉन्डिस को या फीवर को 1-1, 2-2, 3 दिन की दवाइयों से ठीक कर लेते हैं। सीजर होते हैं, इनको झटके लगते हैं, इवन प्रेग्नेंट औरत को भी झटके लगते हैं, इसको फीटस को भी झटके लगते हैं। आप दुनिया में बेशुमार बच्चे जो हैं आपके पास झटकों वाले आते हैं। कभी किसी ने टॉर्च कराया होगा? मुश्किल ही कराया होगा, निकलाते लोग। तो फिर अगर आप ये करा लेते हैं, और इसका ट्रीटमेंट सिर्फ होम्योपैथी में है, अदरवाइज इसकी वैक्सीन लगती है टॉक्सोप्लाज्मा की। अक्सर प्रेगनेंसी से पहले लोग वैक्सीन लगा लेते हैं, लेकिन वैक्सीन, आपको मैं सच्ची बात बताऊं, कुछ कामयाबियां भी होती हैं और कुछ नहीं भी होती। सीजर को टॉक्सोप्लाज्मा सीजर करता है, ये आप ध्यान में रखें। और हमारे पास तो बेतहाशा बच्चे हैं, एपिलेप्सी वाले, कन्वर्जन वाले, सीजर वाले। सीजर समझे झटके लगते हैं। और इसका मैक्रोपॉपुलर रैश होता है जिस्म पे। अक्सर आपके पास बच्चे आते हैं जिनकी एप्टोस्प्लीनोमेगेली आती है, दिल्ली बड़ी हुई है जी, जिगर बड़ा हुआ। अभी बच्चा 10 दिन का नहीं है, 15 दिन का नहीं है, महीने का, तो क्या करना चाहिए? आपको टॉर्च करवाना चाहिए। हैं कितनी डिजीज़ आ रही हैं, आपको टॉर्च की अहमियत का आपको अंदाज़ा अगर हो जाए कि इसकी कितनी अहमियत है। मैं कहता हूँ सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके बंदा बैठ जाए, और इतना आसान, इतना सिंप्लीफाइड, एक टेस्ट आपने रिक्वायर करना है और उससे आपने ट्रीटमेंट शुरू कर देना। एक टेस्ट सिंपल। और ये पहली दूसरी बच्चे को भी कह TORCH टॉर्च लिखना है आपने बस, और आपके पास डायग्नोसिस आ जाएगी
और आपने उसका इलाज करना है। अनीमिया, माँ भी एनीमिक होगी और फिटस भी एनीमिक। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स का गिर जाना अक्सर आपके पास आता है, उसमें भी आपको टॉर्च करवाना चाहिए। माँ के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, बच्चे के गिर जाते हैं। तो एक इसमें एक चीज़ हम डिस्कस करें, आप अंदाज़ा लगा लें, सिर्फ टॉक्सोप्लाज्मा, और इसमें तो 8-10 इन्फेक्शंस हैं, सिर्फ एक चीज़। आगे चलते हैं। द क्लासिकल ट्रायल कैसे देखते हैं, ये देखा है बच्चा आपने? कोरिनोरिनाइटिस, डिफ्यूज नोडल इंट्राक्रेनियल क्लासिफिकेशन, हाइड्रोसेफेलस। ये बच्चा, इसके सर में पानी है, इसके सर में पानी है, और इस पानी की पड़ने की वजह क्या है? टॉर्च। अब पानी पड़ने की हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मसला एपस पानी पड़ने की दवाई है, हमारे पास कलकेरिया कार्ड पानी पड़ने की दवाई है, और हमारे पास एक बहुत अच्छी दवाई है जो हमारे क्लिनिकल में जो माजूर बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उसको हाइड्रा हेलिक्स बहुत कसरत से हम यूज़ करते हैं। पानी किस वजह से पड़ता है? पानी टीबी की वजह से पड़ता है, पानी साइकोसिस की वजह से पड़ता है, पानी टॉर्च के बाकी जो इन्फेक्शन हैं उनकी वजह से पानी पड़ता है। आप जो आइडेंटिफाई होता है, जो भी टेस्ट में आपका आइडेंटिफाई होता है टॉर्च में, फर्स्ट डोज टॉक्सोप्लाज्मा होता है, 1 डोज 1 mg की टॉक्सोप्लाज्मा दें, आप हाइड्रा हेलिक्स दे दें। आप ट्यूबर की 1 डोज दें, आप टॉक्सोप्लाज्मा की 1 दे, आप हाइड्रा हेलिक्स ही दे दें। आपका बच्चा 5, 2, 4, 6 महीने लगेंगे तो उसका हाइड्रोसेफेलस ठीक हो जाएगा। माइक्रो, छोटे सर के बच्चे आते हैं, माइक्रो बच्चे भी जो बेसिकली और टॉर्च की वजह से आते हैं, माइक्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्या बात है आपका कंप्यूटर से? चलें आगे चलते हैं। और इसमें क्लिनिकल टेस्ट इसका जो होता है डायग्नोसिस का, इसका एक तो आपको हिस्ट्री से अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या है और क्लिनिकल है। अब इसमें जो टेस्ट हमारे पास आता है ना, वो आसान सा टेस्ट होता है। वैसे तो PCR बाई अमीनो एसिड इज द बेस्ट मेथड। अब सिंपल सा हम टेस्ट लिखते हैं, ऊपर टॉर्च लिखें और नीचे लिखें I बड़ा, G छोटा स्मॉल और G ब्लॉक, IgG। IgG का मतलब है कि क्रोनिक, पहले इसको ये बीमारी हो चुकी है, IgG पहले इसको हो चुकी है। फिर हम लिखते हैं I इसी तरह बड़ा और G छोटा, M ब्लॉक बड़ा, तो इसमें M आता है। IgM का मतलब है अभी एक्यूट है, लेकिन ये देखें एक्यूट है तो फिर तो बहुत ही सीवियर होता है। लेकिन अगर IgG भी हुआ हुआ है तो इसका मतलब है इस बच्चे की बनावटी की वजह टॉक्सोप्लाज्मा ही थी, क्योंकि जब क्रॉनिक हो जाता है तो IgG हो जाएगा कि पहले इसको हुआ था। अब पहले हुआ तो रिटार्डेशन की वजह IG आइडेंटी, तो आपने फिर भी उसको मद्देनजर रखना है। एक्यूट को तो कंफर्म है कि अभी हो रहा है तो फौरी उसका इलाज हमने करना है। और मैं आपको बताऊं कि इसमें आपने हमारी सारी जो अद्वियात होती हैं, ट्यूबरकुलोनियम बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपके पास टॉक्सोप्लाज्मा भी नहीं है तो आप ट्यूबरकुलोनियम दे दें, लेकिन अगर टॉक्सोप्लाज्मा आपके पास पोटेंसी में है तो आप ट्यूबर दे के टॉक्सोप्लाज्मा की 1 डोज दें। हमारे पास 2 ऐसी बड़ी मेडिसिन और हैं जो एंटी पैरासाइटिक हैं। वो कौन सी हैं? हमारे पास एक्थायोसिस है दवाई, एक्थायोसिस की पहली लाइन में लिखा है कि दिस इज द एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन। फिर आपके पास एक और दवाई है स्टेफिसेगेरिया, और स्टेफिसेगेरिया में भी लिखा हुआ है कि दिस इज एंटी पैरासाइटिक। तो आपके पास 2 दवाइयाँ भी मौजूद हैं कि अगर आपके पास टॉक्सोप्लाज्मा भी नहीं है, आपके पास ट्यूबरकुलोनियम भी नहीं है, तो आप स्टेफिसेगेरिया दे के, आप एक्थायोसिस दे के भी आप इलाज कर सकते हैं। खुदा ने आपको एज दिया हुआ है, अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है।
लेकिन आपका बड़ा अच्छा कंफर्म हो जाएगा कि आप ट्यूबर दें, आप टॉक्सोप्लाज्मा की एक डोज दें, फिर एप्थायोसिस दे दें, फिर स्टेफिसाइगेरिया देंगे, तो आपका केस क्लियर। जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो कॉज ऑफ द टॉर्च है और वो उसको ठीक करेगा तो आपका प्रेगनेंसी, मिस अबॉर्शन भी ख़त्म हो जाएंगे, मिसकैरेजेस भी ख़त्म हो जाएंगे और इंट्रायूट्राइन ग्रोथ भी ठीक हो जाएगी। इंट्रायूट्राइन ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन हमारी जो है ना सीपिया बड़ा अच्छा ठीक करती है। आपकी इंट्रायूट्राइन ग्रोथ की आपकी इरेक्टस वेरिनोसा है, आपके पास ऑरोमेट बहुत अच्छा काम करती है। और मैं आपको पाऊँ कि आपके पास कोई भी दवाई नहीं है, आप सिर्फ एक्सरे और रेडियम ही दे देते ना, सिर्फ एक्सरे और रेडियम हर 5-10-15 दिन बाद एक दो, तो फिर भी आप इसको सेव कर लेते हैं। मैंने आपको 3-4 लाइन्स दी हैं, एक लाइन से नहीं। जब आप किसी को समझा रहे होते हैं, आपने दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाना है, तो फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन, सेकंड लाइन, कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास। और फिर तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज का लेक्चर एक बच्चा भी सुन रहा होगा, वो भी बड़ी आसानी से इलाज कर सकते हैं। इसको हमने ये 25-30 सालों का एक्सपीरियंस इंक्लूड किया है और ये एक दिन में नहीं सीखा गया, इसको बरसों लगे हैं। और ये थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, दिस इज द प्रैक्टिकल नॉलेज, दिस इज प्रूव्ड, ये क्लिनिकल प्रूविंग है। ये जो एक्सपीरियंस है, ये रोज हम इस टॉर्च से रोज हम खेलते हैं और फिर पेशेंट्स को हम इससे निकालते हैं। सोचने की ये बात है, ये कोई किताबी सिर्फ कोई अफसानी बात नहीं है। दिस इज द कंप्लीट साइंटिफिक, थ्योरेटिकल एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस बेस है। वो कहता है कि इसमें आइज़ की एग्जामिनेशन करें, कोरोनाइटिस के लिए, आँख की इन्फ्लेमेशन के लिए उसके करें, न्यूरो इमेजिंग है, इंटर क्लासिफिकेशन है, न्यूरो इमेजिंग है, हाइड्रोसेफेलस है और पेरेंटल डायग्नोसिस है, PCR वगैरह है जो भी। लेकिन सिंपल आप इतने ना भी आप डायग्नोज करें, आप सिर्फ फिर लीजिए टॉर्च, IgG, IgM करवा लें, बस काफ़ी है। ठीक हो गया? क्योंकि वो कहेगा मुझे इतनी लेबॉरेटरी की फाइंडिंग इसने बता दी, तो लेकिन आसान इसका तरीका ये है कि आप टॉर्च लिख के IgM, IgG लिख दें, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक हो गया? राइट। मैंने आपको कंपैरेटिव स्टडी भी साथ दिया कि आपकी कौन कौन सी दवाइयाँ इसको ठीक कर सकती हैं, अदरवाइज आपकी नसोड़ के। आगे चलते हैं। ये वही टेस्ट दोबारा आ गया। आगे चलते हैं। आल्सो अच्छा, आगे आ गया रूबेला। रूबेला को जर्मन मीजल भी कहते हैं कि बेसिकली जर्मन मीजल के नाम, मीजल हमारा एक जर्मन मीजल, एक हमारा आम मीजल है। इसकी डिफ्रेंशिएशन भी हमें, एक बच्चों को जो खसरा होता है दैट इज़ द मीजल, एक होता है रूबेला, इसको कहते हैं जर्मन मीजल्स। टॉर्च में ये मिलता है, लेकिन मीजल भी टॉर्च में मिलता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर मीजल भी बच्चे को हो जाता है, मीजल बच्चों की डेथ करता है बेशुमार। आज हम उसको SSP लिखते हैं कि आज भी हम बच्चों का जब टेस्ट कराते हैं मीजल का, तो उन्हें पॉजिटिव हो रहा है, बच्चा 10 साल का हो चुका होता है, बच्चा 15 साल का है और उसके अंदर एबनॉर्मलिटी की क्या वजह है? मीजल है, खसरा जिसको कहते हैं। ये दिस इज द रूबेला। इसकी मैं थोड़ी सी आगे हम कंपैरेटिव स्टडी भी दे देंगे। तो ऑल्सो नोन द जर्मन मीजल RNA वायरस है, अ मेंबर ऑफ द टॉक्सोवायरस फैमिली है। ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट ड्रॉपलेट से, कॉन्टैक्ट फ्रॉम द नेजोफेरेंक्स, सिक्रीशन, वायरस रेप्लिकेट इन द लेम्फ टिश्यूज। और ये रेप्लिकेट क्या होता है? जब आपके लेम्फ नोड्स के अंदर जाता है तो फिर बढ़ता है तेजी से। रेप्लिकेट का मतलब है एक वायरस से दूसरा वायरस का बनना। हेमोटॉक्सिजेंसी अक्रॉस द प्लेसेंटा के जरिए भी जाता है। मेंटरनल इन्फेक्शन रेट इज़ हाई स्पेशली एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर।
पहले ही प्रेगनेंसी का जो सेमेस्टर जो 3 महीने का सेमेस्टर है उसके अंदर इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ malformation occurs is 90% of infection during 2 to 10 weeks of the gestation। तो ज़्यादा 90% चांस है, वो ये कहता है कि प्रेगनेंसी के 2 से 10 वीक तक ज़्यादा चांसेस है। तो लिहाजा आपको उस एरिया में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिफोर द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी फ़ौरन आपको टॉर्च कराना चाहिए, क्या रूबेला है या नहीं। आगे चलते हैं। बड़ी एबनॉर्मलिटी पैदा करता है ये, मिसकैरेज तो करता ही करता है, और बड़ी जनरल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ फिर आ गया। ये इंट्रायूट्राइन ग्रोथ को ये भी रोकेगा, और जिसने इस पे काम किया उसने कमाल ही किया कि उसने कैसे आइडेंटिफाई किए। जिन लोगों ने काम किया टॉर्च पे, उन्होंने देखो कि कैसे आइडेंटिफाई किया कि अब ये देखें, ये पहला उसने देखा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन के ग्रोथ ही रुक जाएगी। ग्रोथ रुक जाएगी तो या फिर अबॉर्शन हो जाएगा या आपने खुद ही उसको हटाना है। और इसको रोकने के लिए आप अगर उसका पॉजिटिव आ जाता है रूबेला, तो आपने ट्यूबर रूबेला 1 mg की डोज देनी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है क्या, प्री मैच्योरिटी आती है, बर्थ की प्री मैच्योरिटी, वक्त से पहले ही बच्चा जो है ना वो डिलीवरी की तरफ जाता है। स्टिल बर्थ आती है, बच्चा मुर्दा पैदा होगा, स्टिल बर्थ आएगी। अबॉर्शन आता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है, पीडीए। पीडीए, व्हाट इज द पीडीए? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। वो नाली जो जब बच्चा फीटस माँ के पेट में होता है और वो जो सांस की तरफ, दिल से सांस की तरफ लेके जाती है ब्लड को, उसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। वो जब बच्चा पैदा होता है तो ये नाली फ़ौरन बंद हो जाती है। इन बच्चों में ये नाली बंद नहीं होती। उसका बड़ा फैक्टर क्या है, टॉर्च है। PAS, पुल्मोनरी एरोटिक स्टेनोसिस। आपका जो पुल्मोनरी एरोटा है उसके अंदर सुकड़ाव आ जाता है। और ये देखें, इसमें कॉन्जेंटली डिसऑर्डर जो हार्ट के हैं, इसमें आपको हमने एक और जो वायरस बैक्टीरिया शायद मैं आगे पढ़ाऊँगा, स्टेप्टोकोकस का बड़ा रोल है। इसमें सिफिलिस का बड़ा रोल है। इसमें जो है आपके उसको कहते हैं स्टेफिलोकोकस का बड़ा रोल है। इसमें इंट्राकोकस का बड़ा रोल है। ये पीडीए में, PAS में COA को कोरेक्टेशन ऑफ रूटा का मतलब है कि रूटा जो बड़ी आपकी आर्टरी है उसके अंदर नैरिंग हो जाना। और ये आपके जो मैं पहले बैक्टीरिया का जिक्र कर चुका हूँ, वो भी इसको कॉज करते हैं और ये भी इसको कॉज करते हैं। और सारे आप आइडेंटिफाई कर देते हैं। वो आप कल्चर करा लें, ये आप ये टॉर्च करके करवा लें। आप कहते हैं ये दिल की कितनी बीमारियां कॉन्जेनिटल डिसीजेज आती हैं। इसमें हमारे जो वो है AST भी हो सकता है, VST भी हो सकता है। अब आइस के अंदर क्या है, कैटरेक्ट आ जाता है, मैक्रो अप्थल्मिया आ जाता है। कैटरेक्ट पैदाशी कैटरेक्ट आ रहा है, अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं, पैदाशी कैटरेक्ट है। ईयर में क्या डेफनेस, अंदाज़ा लगा लें आप कि टॉर्च क्या करता है, समात को ख़त्म करता है। बच्चे को माँ के पेट में हुआ और वो डेफ हो गया, उसकी समात ही चली गई। मैं समझता हूँ कितना आम है ये कि एक बच्चा इतना अबनॉर्मल हो जाता है, उसकी कोई दिल की बीमारी भी हो सकती है, उसको समात की बीमारी हो सकती है। GIT हेप्टोस्प्लीनोमेगैली, आपकी उसकी तिल्ली बढ़ सकती है, उसका जिगर बढ़ सकता है। CNS की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ हो सकती हैं। मेंजो इनकेफ्लाइटिस हो सकता है, और उसकी वजह से बच्चा बना वो एक अलग, जब इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर चला जाएगा तो इनकेफ्लाइटिस होगा, तो वो और एक अबनॉर्मलिटी आ जाएंगी। उसको फिट्स पड़ सकता है, वो अबनॉर्मल हो सकता है, उसकी समाज जा सकती है, उससे कोई भी आर्गन ख़राब हो सकता है, और सेरिब्रल पॉलिसी में जा सकता है। और स्किन पे है ना, ब्लूबेरी मोफिन रैश आते हैं, ब्लू किस्म के रैश स्किन पे आ जाते हैं। ब्लड के अंदर क्या है, अच्छा वो भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर रहा था, और ये भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर रहा है कि प्लेटलेट्स की उड़ा देता है। आगे चलते हैं।
मैं ये कहता हूँ कि अगर एक भी रिज़ल्ट लेना, एक रिज़ल्ट कि उस माँ के अबॉर्शन को आप रोक लें तो फिर भी बड़ा कमाल है, जिसमें तो आगे सैकड़ों अबनॉर्मलिटी आ रही है। वो बेचारी किस ट्रॉमे से गुजरती है, एक अबॉर्शन, दूसरा अबॉर्शन, तीसरा अबॉर्शन, चौथा अबॉर्शन। आखिर उन्होंने पता है तौबा कर रही हो, बच्चे पैदा करने की तरफ से कहते हैं हम ध्यान ही हटा बैठे हैं, और आप इसको ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। अब वो कहता है कि इसको डायग्नोज कैसे, एक तो आपको क्लिनिकली डायग्नोसिस आनी चाहिए कि जब आपके पास क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, बच्चा जॉन्डिस वाला आता है, बच्चा सीजर वाला आता है, वो कहती है इसका कैटरेक्ट आ गया, वो दिल की बीमारी आ गई है, तो दिस इज़ द क्लिनिकल। आप पहुंच गए कि नहीं मुझे टॉर्च कराना है, और फिर मैंने आइडेंटिफाई करना है कौन सी वजह है। बल्कि हमें 2 टेस्ट कराने चाहिए, एक टॉर्च भी कराना चाहिए और एक हमें कल्चर भी कराना चाहिए कि अदर जैसे मीजल आ जाता है और कोई आ जाता है जिसमें आपका स्टेप्टोकोकस आ जाता है, स्टेफलोकोकस आ जाता है, इंट्राकोकस आ जाता है, आपका सिफिलिस आ जाता है, मतलब आपको टॉर्च में भी सिफिलिस आ ही जाता है, करा लेते हैं। तो देखें साइंटिफिकली अगर होम्योपैथी अपनी अप्रोच को दुरुस्त कर ले तो कितनी एबनॉर्मलिटीज़ को रोकने की सलाहियत रखती है। ये तो मैं कहता हूँ एक बड़ा रेवोल्यूशन है कि मेरे दुनिया के होम्योपैथ डॉक्टर्स इस पे फोकस करें और ये सारे नसोड़ अपने पास रखें, और जिन दवाइयों को मैं जिक्र करता हूँ ये अपने पास देखें, दुनिया का और काम ही कोई ना करे। दुनिया, मैंने कहा कल को मैंने 30 माओं को ये टेस्ट लिख के दिए हैं। वो कहते हैं सिम्टम से आपको अंदाज़ा, लो ग्रेड फीवर है, हेडेक है, माइल्ड कोरिजा है, कंजक्टिवाइटिस है, और रैश है, मिक्लोपॉपुलर रैश है, exhaustions at the beginning on the face and the ear and the spread downward। ये रैश स्टार्ट होता है और नीचे चला जाता है। पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फोएडेनोपैथी है, लिम्फोएडेनोपैथी है, आपके लिम्फ नोड सेल का, अक्सर बच्चे आते हैं लिम्फ नोड स्वेल करते हैं, तो लिम्फ नोड सेल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से करते हैं, लिम्फ नोड सेल आपके टॉर्च इन्फेक्शन में करते हैं, सिफिलिस में हम सिफिलिस ट्रैवल ही थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम करता है, सिफिलिस ट्रैवल ही थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम से करते हैं। कॉमन लेस चीज, आगे चलते हैं। एक एक इसका जो पॉट है ना टॉर्च का, वो बहुत ही कीमती है आपको समझना। उसमें वही है IgM कराना है, IgG कराना है, पोस्ट नेटल डिटेक्शन ऑफ द कन्फर्म्ड इन्फेक्शन, सीरोलॉजी टेस्ट है, वही IgG और IgM पे आप फोकस करें, बस आसान सा काम है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो क्या करते हैं, वो वैक्सीन देते हैं गैस रूबेला। आप इसके अगेंस्ट आपके पास रूबेला नसोड़ मौजूद है, आप दें इसको। ठीक हो गया जी। आपके पास MMR भी आ गई है, मीजल मम्स रूबेला, आप तीनों दे सकते हैं। MMR नसोड़ है हमारे पास। ये अकेले काम करेगी? अकेले भी काम करती है, अकेले भी काम करती है। और हम तो स्पेशली हम तो इसमें जो अबॉर्शन वाले केसेस आते हैं, हम तो एक एक जो आते हैं, बाद दफ़ा 3 भी आए होते हैं, 4 भी आए होते हैं, सारे भी पॉजिटिव होते हैं, सबकी हम एक डोज दे देते हैं। सर अभी डिप्थीरिया को भी वो इसमें टीटी के साथ अभी डिप्थीरिया को भी चीज लगाती है। हाँ, और प्रेग्नेंट लेडीज को डिप्थीरिया कम मिलता है, लेकिन आप डिप्थीरिया दे सकते हैं, लेकिन डिप्थीरिया वो कम गया है ना, लेकिन आप डिप्थीरिया दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मीजल, जो जर्मन मीजल है, उसका ऑर्गेनिज्म क्या है, रूबेला है। करेक्टरिस्टिक मीजल रूब्यूला है, ये रूबेला है, वो रूब्यूला है। कंपैरेटिव स्टडी इसलिए दी है कि आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी कर लें कि व्हाट इज़ द मीजल एंड व्हाट इज़ द रूबेला। इसको जर्मन मीजल कहते हैं और उसको मीजल रूब्यूला कहते हैं। सिम्टम क्या है, जर्मन मीजल की क्या सिम्टम है? इनिशियल सिम्टम्स आर द फीवर, हेडेक एंड स्किन रैश। इसमें आएगा, उसका इनिशियल सिम्टम आता है कंजक्ट, उसकी आंख भी ख़राब होगी मीजल में, फ्लू होगा एंड कफ होगी। फ़र्क दोनों में ये है
कि जब बच्चा आँख, कफ और रैश और फीवर के साथ आएगा तो फिर आप समझें इसको मीज़ल है। लेकिन अगर फीवर, हेडेक एंड स्किन रैश है तो फिर जिसमें कंजक्टिवाइटिस नहीं है, कफ नहीं है, तो फिर आप समझें ये जर्मन मीज़ल है, राइट। रैश स्प्रेड ऑन फेस, रैश अपीयर इन हेयर लाइन, ये भी फर्क है। अदर सिस्टम लिम्फ नोड्स, आई स्किन, ये है किसमें, जर्मन उसमें है, रूबेला में है, स्पेसिफिक इन्फेक्टेड पे, और ये सिर्फ जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करेगा। ठीक हो गया जी, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है। और जब भी खसरा आता है तो बच्चे का नाक भी रहा है, आँखों से पानी भी आ रहा है, खांसी भी होती है, उसको साथ बुखार भी होता है, आम नोना रैश भी है, तो फिर वो मीज़ल है। ठीक हो गया जी, तो थोड़ा सा हमने डिफ्रेंशिएट। लेकिन मीज़ल भी एबनॉर्मलिटी करता है, और वो सीवियर एबनॉर्मलिटी, ये डेथ कर देता है मीज़ल फौरी। अक्सर बच्चे नहीं सुने जो खसरा फैला फलां इलाके में बच्चों की, इतने बच्चों की डेथ हो गई है। और आपके पास इसका नसोड है मार्बिलिनम, हमारे पास इसका नसोड है मार्बिलिनम, उसके लिए जर्मन के लिए हमारे पास नसोड है रूबेला। दोनों के नसोड हमारे पास हैं। इसके साथ आप पल्सटीला दे सकते हैं, इसके साथ हम ब्रायोनिया दे सकते हैं। समझ आ गई। अगर मीज़ल है, हम मीज़ल एक एक दिन में ठीक करते हैं, एक एक दिन में हम मीज़ल ठीक करते हैं। एक दिन में कहते हैं आज लो तो कल बच्चा मुझे दिखा देना। एक डोज हम ट्यूबरकुलोनियम की देते हैं और एक मार्बिलिनम सिंगल डोज देते हैं, 2 डोजेज में देता हूँ बस। पहले हम पल्सटीला देते थे, ब्रायोनिया देते थे, फेरोफास देते थे, लेकिन अब मैंने छोड़ दिए प्रैक्टिस। 2 डोजेज देते हैं, अगले दिन बच्चे का रैश, बच्चा सेट हो जाता है, बुखार उतर जाता है, ठीक हो जाता है। कितना आसान है। और उधर मीज़ल जो वायरल, अभी जो हेड है मीज़ल का पाकिस्तान में, जो हेड है WHO की तरफ से, वो मेरा दोस्त है डॉक्टर सुलेमान। और वो मैं कहता थी बहुत, वो कहता है पिछले साल हमने जो मीज़ल की वैक्सीनेशन थी उन सारे बच्चों को मीज़ल हो गया, और हम इस दफ़ा फिर उनको रिपीट करें। तो दुआ करेंगे हमारी जो है नसोड भी WHO उन्होंने कहा था जी हम आपको भी एक्सपेरिमेंट में डालते हैं, तो अगर वो देना शुरू कर दें तो वर्ल्ड वाइड वैसे फैल जाएगा। मैं हर तरफ से, मेरी अपनी कोशिश होती है कि मैं अपने सिस्टम को हर जगह पे डिस्कस करूं। ये सारी अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास WHO की टीम जो वायरल को कंट्रोल करती है, जो बैक्टीरिया को कंट्रोल करती है, जो ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करती है, सारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दोस्त हैं, हमारे घर भी बैठे होते हैं, गपशप भी, अक्सर आपने मेरे लाइव भी उनके साथ देखा होगा। अभी मेरे पास कैंसर स्पेशलिस्ट है जो स्पेशली उसने PhD की हुई है कैंसर में, वो डॉक्टर फ्रांस से आया हुआ था पीछे, तो बल्कि उस दिन मेरे पास 3 PhD बैठे हुए थे। बैक्टीरिया वाला भी बैठा हुआ था, वायरस वाला भी बैठा हुआ था, TB वाला भी बैठा हुआ था, कैंसर वाला भी बैठा हुआ था। तो ये हम चीज़ों को समझने के लिए हम डिफरेंट फोरम पे भी जाते हैं, और वो अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत लोग इज़्ज़त करते हैं हमारी कि हमारा काम बड़ा है, हमने बड़ा डीप काम किया हुआ है। और ये काम जो है ना, जैसे आज का ये लेक्चर डिलीवर होगा तो बेशुमार होम्योपैथिक क्लिनिक में टॉर्च डायग्नोज होना शुरू हो जाएगा, और जब टॉर्च डायग्नोज होना शुरू हो गया तो अबार्शन भी ठीक होंगे, नॉर्मल बच्चे भी ठीक होना शुरू होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आएगा साइटोमेगाली वायरस। पॉजिटिव फैक्टर ऑर्गेनिज्म साइटोमेगाली वायरस है। ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है इसकी? क्लोज कांटेक्ट है, यंग चिल्ड्रन अटेंडिंग डे केयर सेंटर्स, सलाइवा, यूरिन, ब्लड एंड ब्रेस्ट मिल्क से, और रूट प्लेसेंटल, ये इसकी फैलने के तरीके हैं साइटोमेगाली वायरस के। आगे जी, एट बर्थ मोस्ट इन्फेंट विद कंजेनिटली साइटोमेगाली वायरस एसिम्टोमेटिक। पैदाशी तौर पर ये बहुत सारे बच्चे एसिम्टोमेटिक होते हैं। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज, इनकी उम्र के लिहाज से कम। हेप्टोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, माइक्रोसेफेलस, छोटे जो होते हैं सर। प्रीवेंट्रिकुलर क्लासिफिकेशन इन ब्रेन, सीजर रहता है, ब्रेन के अंदर क्या हो सकते हैं? सीजर हो सकते हैं।
जैसे हमने पीछे रूबेला में भी पढ़ा सीजर हो सकता है, इसमें भी सीजर हो सकता है। हियरिंग लॉस हो सकता है, उसमें भी हमने कहा था कि डेफनेस हो सकती है। और पीटाकिया, इसको जरा देखें, जॉन्डिस एट द बर्थ हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। तो ये जो क्लिनिकल फीचर हैं इसके कि ये जो मसाइल ये वायरस पैदा कर सकता है। चलें जी नेक्स्ट। डायग्नोस्टिक फिर वही है, आपने साइटोमेगाली वायरस IgG एंटीबॉडी चेक करवानी है और IgM करना है। CT ब्रेन भी हो सकता है, हेयरिंग असेसमेंट भी हो सकती है, और आप हेयरिंग असेसमेंट भी करा सकते हैं कि इसकी लॉस है तो आपके। लेकिन जब आपने साइटोमेगाली वायरस का आपका हेयरिंग लॉस वाला आ जाता है, जॉन्डिस वाला आ जाता है, सीजर वाला आ जाता है, तो आपका मसला तो टॉर्च ही हल कर देगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और एक में ध्यान में रखें कि हमारे पास एक तो ये साइटोमेगाली वायरस हमारे पास है, लेकिन आपके पास बैक्टीरिया को मारने के लिए और भी बहुत से, जैसे हमारे पास रेडियम बहुत अच्छा बैक्टीरिया को मारती है, ट्यूबरकुलोनियम बहुत अच्छा बैक्टीरिया को मारती है, और एक और हमारी दवाई है वो फार्मालीन के अंदर भी लिखा हुआ है, और में हम अक्सर यूज़ करते हैं। जो हेपेटाइटिस का वायरस है, कोई और वायरस है, कोई और बैक्टीरिया, तो फार्मालीन हम पहले दे देते हैं और दूसरी दवाई देने पे से कि आपके पास कोई भी दवाई नहीं है। अब रेडियम बहुत अच्छी सलाहियत पैदा करती है वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट को मारने की। रेडियम के अंदर लिखा है कि ये जरासीम को मारने की सलाहियत बढ़ा देती है। फार्मालीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं पैरासाइट के लिए मैंने कहा आपको स्टेफिस एगेरिया है, आपके पास एक्थायोसिस है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है हर्पिस सिम्प्लेक्स। हमारे पास दो हर्पिस की फैमिली आमतौर पे चलती है, एक हर्पिस जोस्टर है और एक जो है हर्पिस सिम्प्लेक्स है। हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है ये भी एक वायरस है और ये भी टॉर्च का हिस्सा है। द वायरस कैन कॉज लोकलाइज डिजीज़ ऑफ द इन्फेंट। ये लोकली स्किन के ऊपर वायरस का लोकलाइज, स्किन, आइज और माउथ, और मे बी डिसमिनेटेड डिजीज़ ऑफ द सीनियस डिजीज़। और ये जो रैश है हर्पिस का सिम्प्लेक्स का बड़ा स्पेसिफिक एरिया पे होता है, और ये आइज़ पे भी हो सकता है, ये स्किन पे भी हो सकता है, और मे बी डिसमिनेटेड डिजीज़ ऑफ द सीएनएस पे भी होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी हो सकता है। ट्रांसमिशन क्या है इसकी, फैलता कैसे, ये कॉन्टैक्ट से विद जेनेटिक लीजन्स है, ड्यूरिंग द डिलीवरी है, कॉमन ट्रांसप्लांटा जो है वो भी है, रेयर उसमें आता है। आगे चलें जी। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या हैं? क्लिनिकल फीचर इसके क्या हैं कि स्किन स्क्रैच करते हैं, वेसिकल्स बनाता है, जैसे पानी वाले दाने बनाएगा ये, और हाइपोपिगमेंटेशन बनाएगा, स्किन के अंदर उबार ले आएगा। ये स्किन के अंदर इसकी आती है कि एक तो स्केरिंग है, वेसिकल उनको कहेंगे जिसमें पानी भरा हुआ नज़र आता है, जैसे चिकन पॉक्स में नज़र आता है, तो वेसिकल्स। हर्पिस जोस्टर जो होता है ना, वो भी वेसिकल्स ही होता है, उसमें भी पानी भरा होता है, और वो होता है कि एक नर्व पे अटैक करता है, एक नर्व पकड़ लेगा कोई भी, चाहे माउथ की पकड़ लेगा, कोई भी पकड़ ले, चेस्ट की, कोई एक नर्व पूरी पकड़ के अटैक करता है। सीएनएस पे क्या अटैक है इसका? आइज़ के अंदर क्या मैक्रोऑप्थेल्मिया, रेटिनल डिस्प्लेसिया, देखें आँखों के अंदर बहुत बारीक किस्म का तब्दीली ले आता है, और रेटिनल डिस्प्लेसिया आ जाता है, आपकी नज़र अफेक्ट कर जाती है। माइक्रोसेफेली देखें फिर इसके अंदर आ गया, सर का छोटा हो जाना, इनकेफ्लाइलोमेलेशिया आता है, ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन, हाइड्रोइनसेफली आ जाता है, सर में पानी पड़ जाता है, सीजर आते हैं, लेथार्जी आती है, इरिटेशन आती है, ट्रेमर्स आते हैं, कांपना, झटके लगना। ये इसकी खास फीचर हैं इसके हर्पिस जोस्टर के। तकरीबन कॉमन फीचर नज़र आते हैं आपको। सबसे देखें कि हर बच्चे को कि कोई ना कोई सारे एबनॉर्मलिटी इनके अंदर पैदा कर रहे हैं। पोस्टमार्टम एक्सटेंसिमल डिजीज़, वेसिकुलर लीजन आ जाते हैं,
कंजवाइटिस आ जाता है, एक्सेसिव टीयरिंग आ जाती है कि पानी का एक्सेस से बहना शुरू हो जाता है, अल्सरेटिव लीजन ऑफ द माउथ के अंदर ज़ख्म पैदा हो जाते हैं, पैलेट्स टंग मतलब ज़ुबान के अंदर, माउथ के अंदर और तालू के अंदर ज़ख्म बन जाएंगे। ये देखें, ये वहाँ भी ये एक एक हिस्सा पकड़ता जाएगा कहीं ना कहीं से, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ सकता है, और पुअर फीडिंग होती है, खाना पीना कम कर देगा। ये हर्पीज़ ज़ोस्टर की अलामत है। लेकिन जब भी इस किस्म की बच्चे के अंदर कोई भी इबनॉर्मलिटी नज़र आती है तो आपको टॉर्च करवा लेना चाहिए, उसकी माँ का भी करवा लेना चाहिए, क्यों माँ से ही पता चल जाएगा कि इसकी माँ को पहले हुआ था, उसका IgG पॉजिटिव होगा तो बच्चे का IgM पॉजिटिव होगा, और आपने उसी तरह से फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर देना है। और हर्पीज़ सिम्प्लेक्स का भी निसोड हमारे पास है, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स के नाम से आता है, हर्पीज़ ज़ोस्टर के नाम से भी हमारे पास आता है। तो ये हमारे पास ये निसोड, और मैं इसको ये निसोड मेरे पास 20-25 साल पुराने हैं। ये जो हर्पीज़ ज़ोस्टर हम बहुत पुराना यूज़ करते हैं, सिम्प्लेक्स और ज़ोस्टर। जैसे डिफ्थेरियम में बहुत पुराना यूज़ करता हूँ, मार्बिलिनम हमें 20-25 साल हो गए यूज़ करते हुए। मीज़ल का जो निसोड है, पहले हम पल्साटीला देते थे, ब्रायोनिया देते, जब से मेरे हथे ये चढ़ा हुआ है तो हम एक डोज दे देते हैं। मतलब इतना अच्छा हमारे पास वो है। पैराटाइडिनम भी हमारे पास, ये मम्स का निसोड भी हमारे पास है। पहले मैं उसमें भी हम पल्साटीला, ब्रायोनिया इसका इस्तेमाल करते थे। जब से वो मेरे हथे, हम 2 डोजें देते, एक ट्यूबर की, एक पैराटाइडिनम की देते थे। अगले दिन बच्चे के मम्स सेटल होने शुरू हो जाते हैं। हम इसको प्रिवेंशन के तौर पे भी यूज़ करते हैं इन सारी निसोड्स को। मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के ये एक बड़े क्लिनिकल राज हैं जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, कि लोग कहते हैं ना ये इतना जल्दी कैसे मरीज़ों को दे। मेरे पास मम्स वाला है, मैंने एक डोज, मैंने देखना है मम्स निकला हुआ है, एक ट्यूबर देनी है, एक मैंने पैराटाइडिनम देनी है। मैं कहा चलो जी कल 10 देना, परसों 10 देना, देखो ना। अब मैं उसमें लंबी कहानी में जाऊँगा नहीं, ज़रा मुझे 1-2 मिनट मरीज़ के लिए होते हैं मेरे पास। तो हम इस तरह क्लिनिकल क्विक डायग्नोसिस करते हैं, बेहतर फ़ौरन डायग्नोसिस करते हैं हम। और आप अगर निसोड का इस्तेमाल, ये तो दुनिया जहान की एंटीबायोटिक, दुनिया जहान के पेन किलर, दुनिया जहान के जो आपको एंटी फंगल, मलेरिया, पैरासाइट के जो दवाइयाँ हैं, वो 10 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में जाके काम करेंगे। ये बच्चा रात को सीधा हो जाएगा, माँ कहेगी जी ये सिम्टोमेटिक हो गया जी, फ्री हो गया सिम्टम से, बुखार उतर गया जी, गला आस्ते आस्ते सेटल होना शुरू हो गया, गले से स्टार्ट होता है और बच्चे को रैश होता है, गला पर। स्टेप्टोकोकस 1 डोज में आधे घंटे बाद बच्चा ठीक हुआ होता है। उसके बाद आप बेलाडोना दे सकते हैं। और स्टेप्टोकोकस देखें ना, पिछले बार भी हम थोड़ा, कितनी एक हार्ट की डिजीज़ बनाता है, ASD बनाता है, आपकी वाल्वुलर डिजीज़ इतनी बनाता है, मेरी रूमेटिज्म बनाता है। मेरे जो दोस्त है डॉक्टर कार्डर, उसने कहा ये तो हमारे पास सिफिलिस जो हार्ट की डिजीज़ बनाता है, आपके पास एंट्राकोकस हार्ट की डिजीज़ बनाता है। वो उसने बड़ा उसने कहा गले से आएगा तो फिर हम फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये स्टेप्टोकोकस है। स्किन के इन्फेक्शन से आएगा तो हम समझ लेते हैं कि ये स्टेप्टोकोकस है। बच्चे के आंतों से अंदर से आएगा तो हम कहते हैं इंट्राकोकस है। स्किन रैश के साथ आता है और उसका रूट जो होता है लिम्फेटिक सिस्टम है, तो हम अब समझ जाते हैं कि जी अब आ गया जी ये सिफिलिस आ गया। ये मैं एक हार्ट स्पेशलिस्ट की आपको बातें बता रहा हूँ, और उनके पास इसका कोई हल नहीं है एंटीबायोटिक्स के अलावा। उतर जाने सारी ज़िंदगी पेनिसिलिन के इंजेक्शन लेते हैं स्टेप्टोकोकस वाले। और मैंने 20-20 साल पुराने वाल्वुलर डिजीज़ के जिनके यहाँ स्टेप्टोकोकस की वजह से हमने 2-2, 3-3 महीने इलाज किया तो हार्ट की वाल्वुलर डिजीज़ ठीक हो गई। है ना मज़े की साइंस। वेस्कुलर लीजन्स जो है, कंजवाइटिस है, एक्सेसिव, मैं अब इसके भी वही हैं कि आंसू का एक्सेसिव टीयर्स हैं वो एक्सेसिव आना शुरू होते हैं। अल्सरेटिव लीजन ऑफ द माउथ, ये हम इसको डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। फॉर स्किन के आइज़ एंड माउथ डिजीज़, वायरल कल्चर बाय आइसोलेशन। फॉर नॉन स्किन आइज़ एंड माउथ डिजीज़, PCR ऑफ CSF। ठीक हो गया। इसका PCR भी आप वायरल करवा सकते हैं, लेकिन टॉर्च में पॉजिटिव आ जाते हैं। आसान काम, एक टेस्ट कराने में कितने आपको पॉजिटिव मिलेंगे। नेक्स्ट, अब अदर जो लफ्ज़ निकला था, ओ
टॉर्च के अंदर एक लफ्ज़ है ओ भी आता है ना, TORCH, ओ में है ना ये अदर्स। अदर्स क्या है? अदर्स में सिफिलिस है, अदर में हेपेटाइटिस बी है, अदर में आपका HIV है, अदर में आपका ब्रोसीला है, अदर में आपका मीज़ल है। तो अदर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अदर में 5th डिज़ीज़ है, अदर में ज़िका डिज़ीज़ है, वायरस है। तो अदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो सब तो कहते हैं कि ये कोई 12-14 बन जाते हैं, लेकिन एक सेशन में हम देखें कितने कॉजेज़ पकड़ रहे हैं एक सेशन में, और बहुत ही आसान तरीके से पकड़ रहे हैं। HIV स्प्रेड थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद HIV इन्फेक्टेड ब्लड। ये टॉर्च के अंदर जी HIV भी आता है, और HIV से आप बड़े नॉन है सारे लोग, इसके ऊपर बड़ा काम हुआ, इसके ऊपर बड़ी पब्लिसिटी हुई, इसके पास बड़े बड़े सेमिनार और लोगों में बड़ी अवेयरनेस दी गई कि ये जो HIV है, इसका जो वायरस है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दुनिया में 2 वायरस बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, ये ज़हन में रखें, 2, एक HIV और हेपेटाइटिस C। इन दोनों की अभी तक वैक्सीन नहीं बन सकी। नहीं, C की, B की वैक्सीन है, C की और HIV की अभी तक दुनिया में वैक्सीन नहीं बना सकी। उसमें वजह ये है, उस वजह यह है कि इसका एक कोड होता है जब ये रेप्लिकेट करता है। मतलब जब हेपेटाइटिस B का वायरस रेप्लिकेट करेगा तो उसकी शक्ल शबात, उसका कोड एक ही रहेगा। ये जितने रेप्लिकेट करेंगे ना वायरस, तो इनकी जो रेप्लिकेट, एक बच्चा जो वायरस बनता है ना, दूसरा बच्चा वो बच्चा माँ बाप के तरह ही होगा। HIV वाला अपना कोड चेंज कर जाता है। आज उसने रेप्लिकेट किया वो चेंज, अगले ने रेप्लिकेट किया वो चेंज, उसने अगले, मसलन आप एक बंदा कुर्सी की तरह, एक बंदा टेबल की तरह हो गया, अगला कैमरे की तरह हो गया। तो हम एंटीबॉडी उस चीज़ के खिलाफ, बस कैमरे के खिलाफ हमने एंटीबॉडी बना ली है कि इस शक्ल का वायरस है, लिहाजा वो हम वैक्सीन के ज़रिए उसको कमज़ोर करके बॉडी में दाखिले करते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम फाइट करते हैं कि भाई कैमरे वाले को आपने मारना है। अब वो तो टेबल बन गया है, तो आपने तो वैक्सीन बनाई थी, पिछले को शनाख्त करके उसके बाप को कि ये तो ऐसा है, अब बच्चा आया तो वो तो कैमरा बन गया, वो तो टेबल बन गया, वो तो कुर्सी बन गया, वो कोड ही चेंज कर गया। इसके अंदर वेरिएबल रीजन होता है, वायरस के बाहर इन दोनों के अंदर वेरिएबल रीजन है जो एक जैसा नहीं रहता। अब एक जैसा नहीं रहता तो हम इसकी वैक्सीन नहीं बना सकते। लेकिन मैंने मैंने सेमिनार किया था 94 में, 93-94 में, 1900, तो उसमें हमने इस पे बड़ा काम किया था, इस पे हेपेटाइटिस C पे। उस पे WHO वालों का एक सर्वे आया था उस वक्त कि दुनिया में 2% ऐसे लोग हैं जिनको अगर हेपेटाइटिस C का आप इंजेक्शन भी लगाते हैं ना तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। वो कौन लोग हैं? जितनी जल्दी ये अपना कोड चेंज करता है ना, अगर आपका हेल्दी इम्यून सिस्टम है, वो उतनी जल्दी एंटीबॉडी भी बदलता जाएगा। और हमने बेशुमार केसेस इस बेस पे नेगेटिव किए। और वो मेरी स्पीच थी इस्लामाबाद होटल में, ये जो इस्लामाबाद होटल में एक स्पीच थी मेरी, जिसमें जो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने वो फोरम, उनका फोरम था, और वहाँ उनका हेल्थ मिनिस्टर भी आया हुआ था, पिंडी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल भी था, हमारे सारे ये पिंडी के बड़े शेब शफ़ी और सारे बड़े बड़े डॉक्टर भी उसमें पार्टी, पूरा मेडिकल कॉलेज के भी प्रोफेसर बहुत थे। उसमें मुझे भी बुलाया गया था और उसमें मैंने कहा था कि ये जो इम्यून सिस्टम है, जो WHO वालों का सर्वे है, मैं कि ये उनका सर्वे है, मेरा सर्वे नहीं है। वो कहते हैं कि 2% लोग जो हैं वो, जिनको अगर हेपेटाइटिस होता भी है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो वो उसकी वजह ये है कि उनका इम्यून सिस्टम भी इतना स्ट्रॉन्ग है। और मैं बड़ी बेस सारा इसको मैंने सेट करके, तो मैं जब उतरा, बल्कि मैं आज भी मेरा दोस्त है शेब शफी, मुझे कहता है यार आपने बात सही की है। तो हमने उस इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि फिर मैंने वहाँ कहा था कि किसी का इम्यून सिस्टम मलेरिया की वजह से वीक हो जाता है, किसी का इम्यून सिस्टम डिप्रेशन की वजह से वीक हो जाता है, किसी का इम्यून सिस्टम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से वीक हो जाता है, किसी का सिफिलिस की वजह से वीक हो जाता है। तो हम उस काज को जब ठीक करेंगे तो हम बंदों को 2% में ले जाएंगे, जो WHO कहता है। तो वो मेरी वो जो स्पीच थी, उन्होंने कहा कि आपकी लाइन दुरुस्त है। उस वक्त इंट्राफ्लोन यहाँ इजाद हुआ था,
हेपेटाइटिस सी के लिए। तो हमने इसमें HIV पे भी हमने बड़ा काम किया और हेपेटाइटिस सी पे भी बड़ा काम किया। मैंने खुद उस वक्त सेमिनार कराया था और मैंने उस वक्त ये कॉजेज़ भी डिस्कस। तो ये दोनों वायरस को टैकल करने का तरीका ये है कि आपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह आपने पकड़नी है। ये जो टॉर्च होता है ना, ये भी इम्यून सिस्टम को वीक कर जाता है। सिफिलिस इम्यून सिस्टम को वीक कर जाता है। ट्यूबरकुलोसिस इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। आपकी फैमिली में कैंसर हिस्ट्री है, वो इम्यून सिस्टम को वीक करेगा। तो हमने वो पॉजिटिव रूट पकड़ना है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना है। फिर हम HIV जो है वैसे पोटेंटाइज होकर नसोड़ भी आ गया है और हम उसको यूज़ करते हैं। HIV नसोड़ आ गया है पोटेंसी में, तो आप यहाँ HIV का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कॉजेटिव फैक्टर HIV का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी हैं, जिसको STD कहते हैं, ठीक है ना, या वेनरल डिजीज़ भी कहते हैं। तो ये कॉजेज़ उसकी वो भी हैं। तो आप HIV को ट्रीट कैसे कर सकते हैं कि आप उसका नसोड़ भी यूज़ करें और वो नसोड़ कुछ ना कुछ जो है वो उसकी, मेरे पास बहुत सारे HIV के केसेस हमारे पास ठीक भी हुए हैं, लेकिन ये एक्सपोज नहीं होते ना, ये खुलते नहीं हैं। ये एक्सीडेंटली कहीं पकड़े जाते हैं किसी भी और काम के लिए, बाहर जा रहे होते हैं तो जनाब HIV टेस्ट होता है, पॉजिटिव निकला, STD पॉजिटिव निकल होता है, विनरल पॉजिटिव निकल आता है, तो ये वहाँ पकड़े जाते हैं। अदरवाइज ये वॉलंटरली खुद कोई टेस्ट नहीं कराता। तो HIV को आपने उस अंदाज से देखना है, तो ये इंशाल्लाह HIV नेगेटिव हो सकता है और हो जाता है। हमारे पास ज़िंदगी में जितने केसेस आए हैं वो अल्लाह ने मेहरबानी किया। ये असल में ओपन नहीं होते किसी के सामने, क्योंकि लोग इनसे डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, कि जिन लोगों को ये होता है ना, HIV होता है या कोई भी डिजीज़ होती है, ये इनकी नेचर है। इनकी नेचर ये है कि ये कहते हैं दूसरे को भी लगे। मैं भी आप सच्ची बात बताऊं, इसलिए ये अपने आप को शो ऑफ नहीं करते। ये ऐसे हेपेटाइटिस C वाला कभी केयर नहीं करेगा, हेपेटाइटिस B वाला कभी केयर नहीं करेगा, HIV वाला कभी केयर नहीं करेगा, सिफिलिस वाला नहीं केयर करेगा। वो कहता है मैं पकड़ा गया हूँ, अगला भी जाए। तो इससे बचना जो है बड़ा, इसीलिए जो है इसको जो इनसे बचने के लिए दुनिया में बहुत सारे तरीके अख्तियार किए जाते हैं। जैसे आपने मेरे साथ जो इंटरनेशनली काम करने वाले लोग हैं, जैसे गेज़ हैं या सेक्स वर्कर्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और सेक्स वर्कर की पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। वो अक्सर मुझे कांटेक्ट भी करते रहते हैं, मुझसे मिलते भी रहते हैं और उनको मैं तरीके भी बताता रहता हूँ कि ये करो। लेकिन इतनी तादाद चली गई है, इतनी तादाद हो गई है कि इस तिब की साइंस के लिए इनको कोप करना, इनको बचाना बड़ा डिफ़िकल्ट रोल है। वो तो जब जिसको होता है और जो उससे कॉन्टैक्ट करता है उसकी अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारी कबाहत, इंसानी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अब इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि इंसान जो है इसका जो है ना, आज से 100 साल 200 साल जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इतना आम नहीं था, 1% to 1% रहता था। लेकिन अब तो मल्टीपल सेक्स वर्कर्स हो गए हैं, सेक्स इन्वॉल्वमेंट हो गई हैं। उसको रोकना जो है दुनिया के पास बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बंदा केयर कोई नहीं करता। मैं एक और चीज़ बड़ी देख रहा हूँ, एक और चीज़ माशरे में बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि डॉक्टर वो है जो माशरे की, सोसाइटी की नब्ज़ पे हाथ रखता हो। हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा था कि दुनिया में वैक्सीनेशन जो है उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, ये भी हमने ऑब्ज़र्व किया। दुनिया में हमने कहा था कि एक दवाई बहुत इस्तेमाल होने वाली है नक्स अमीका के, बेशुमार लोग जो हैं वो खानों में स्पाइसी क्या अजीब चीज़ें खाते हैं और ड्रग्स का बड़ा इस्तेमाल होता है। और मैं पिछले कई सालों से मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, और मैं ये ऑब्ज़र्वेशन जो मेरी है, मैं ये समझता हूँ कि मेल और फीमेल में एक डिस्टेंस बन रहा है और ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन रहा है। एक तो ये STD डिजीज़ अपनी जगह हैं, लेकिन एक और ख़तरा बड़ा बन रहा है कि लोग सेक्सुअल कांटेक्ट से अवॉइड करना शुरू हो गए हैं। और उससे ये होता है कि सेल्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मैं कहता हूँ कि 90% फीमेल्स यूनिवर्सिटी गोइंग और जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में चली गई हैं कि वो
उन्होंने मास्टरबेशन करनी शुरू कर दी है, मेल ने शुरू कर दी है। और ये जो है बेसिकली डिस्टेंस पैदा हो रहा है मेल एंड फीमेल के अंदर। इस सोसाइटी को एक और बड़ा ख़तरा पैदा हो रहा है, जिसकी अवेयरनेस भी बड़ी ज़रूरी है कि हम लोगों को कायल करें कि ये अननेचुरल वे ऑफ द सेटिस्फेक्शन है, अब इससे दूर रहें। और हमारे डॉक्टरों का भी बड़ा कसूर है, वो कहते हैं इससे कुछ नहीं होता आप। और उससे ये होता है कि अक्सर औरतें जो हैं और अक्सर लड़के जो शादी नहीं करना चाहते, उनको मर्द को औरत को मर्द नहीं अच्छी लग रही। ये मैं पिछले कई सालों से मैंने इस पर नहीं मैं वोकल हुआ, लेकिन मैं एक ख़तरा बहुत सीवियर महसूस कर रहा हूँ कि इंसानों के दरमियान एक जो अट्रैक्शन खुदा ने पैदा की थी वो ख़त्म हो रही है। और खुदा ने ये कहा है कि मेरे कानून की जिसने वायलेशन की, जिसने मेरे कानून की वायलेशन की, मैं उसकी नस्लें बर्बाद कर दूँगा। तो खुदा का कानून एक्टिव हो जाता है उस वक्त जब उसकी वायलेशन हो रही होती है। बेशुमार कौमें उसने बर्बाद की हैं, बेशुमार कौमें उसने बर्बाद की हैं, चाहे वो वायरस के ज़रिए किए हैं, चाहे वो तूफ़ान लाया, चाहे वो कुछ ना किया। तो ये हमें सोसाइटी को मैं एक अलर्ट कर रहा हूँ कि हम इस तरफ जाएं। जो मेरे दोस्त हैं जो साइकोलॉजी के लोगों को डील करते हैं, जो साइकेट्रिक के मसाइल डील करते हैं, वो उनको चाहिए कि इस पे बात ज़रूर करें। ठीक है जी। नेक्स्ट, HIV की सिम्टम बड़ी है कि वेट लॉस होता है, वेट लॉस एंड फेलियर टू थ्राइव। इसके मल्टी ऑर्गन्स जो इसको बेसिकली इम्यून सिस्टम जो रह जाता है, HIV में इम्यून सिस्टम फारग हो जाता है और उस पर जो भी बीमारी आएगी, अब जिसको सिफिलिस होगा ना उसको HIV हो सकता है, जिसको TB है उसको HIV हो सकता है, और जिसको HIV है उसको TB भी हो सकती है, जिसको HIV है उसको सिफिलिस भी हो सकता है, उसको STD डिजीज सारी हो सकती है, उसको टॉर्च भी हो सकता है, आसानी से हो सकता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है। सर आपने कहा कि टॉर्च टेस्ट में अदर सिफिलिस आ रहा है, तो सर ये टॉर्च सिफिलिस तो सर मेल से भी तो ट्रांसफर हो सकता है, तो सर क्या ये टॉर्च टेस्ट नहीं वो तो उसने ये बेसिकली मान लेती है ना। हाँ, सिफिलिस आ सकता है। तो सर ये क्या टॉर्च टेस्ट मेल्स का भी हो सकता है? नहीं, मेल्स क्योंकि यहाँ पर मेल कैरियर इतना नहीं है, मेल कैरियर है, सिफिलिस का कैरियर है, मेल आपका साइकोट्रिक गोनोरिया कैरियर है, अदरवाइज मेल HIV कैरियर है, हेपेटाइटिस B कैरियर है, बहुत सारे कैरियर मेल के अंदर भी उसका भी हो सकता है। लेकिन टॉर्च में मेल का टेस्ट हम इसलिए ज़्यादा नहीं करवाते कि ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है उससे कराते हैं। वो तो एक दफ़ा कॉन्टैक्ट हो गया, नेक्स्ट टाइम भी होता है, लेकिन सिफिलिस हो सकता है, सिफिलिस का हम करना चाहिए, वो अलग है, सिफिलिस का अलग है टेस्ट। जो इंटरनेशनल स्टडी है वो ये कहते हैं कि ये माँ ज़्यादा कैरी करती है और माँ से फिर फीटस कैरी करती है। जैसे उसने इसके ट्रांसमिशन का बताया भी है ना कि आपको कहाँ से ट्रांसमिट होता है, उसने मेल का नहीं बताया। उसने कहा कि पहला जो टॉक्सोप्लाज्मा है वो कहता है बिल्ली के उस फिजिस से फैलता है, और फिर आपका कच्चा गोश्त है उसमें सही पक्का हुआ गोश्त ना हो उसके ज़रिए, मीट के ज़रिए फैलता है। तो सारी जगह पे वो बता भी रहा है साथ के इसका फैलने का तरीका क्या है। हाई वायरल लोड है, प्राइमरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वजाइनल डिलीवरी, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए जा सकता है, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क, इन्फेंट हैविंग ओरल एंड थ्रश एंड लेस दैन 6 मंथ, ये सबको हो सकता है। रिस्क फैक्टर ये है, ये आगे चलते हैं। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन तो इसकी जो वो बताते हैं कि वो फिर दूसरे को ब्लड ना दे, दूसरे को फीड ना करे, सेक्सुअल कांटेक्ट ना करे। तो ये प्रिवेंशन तो इतना अगर समझदार बंदा होता तो फिर दुनिया में मसाइल ही ना होते। ये तो उस वक्त पता चलता जब काम हो जाता। हम तो टेस्ट उस वक्त कराते हैं, या तो बंदा बेड पे पड़ गया तो टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या कोई बाहर जा रहा है तो फिर टेस्ट होता है, वगरना तो टेस्ट कौन कराता है। मैं बहुत सारे लोगों को मना करता हूँ, ये वो कहते हैं कोई नहीं जी 25 साल तो 20-25 साल तो जी ही लेंगे ना, खैर है कोई बात आगे चलते हैं। मैंने वैसे ट्रीटमेंट HIV का आपसे डिस्कस कर लिया। हेपेटाइटिस B DNA वायरस है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस। ट्रांसमिशन क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ द इन्फेक्टेड मैटरनल ब्लड
वर्सेस ड्यूरिंग द डिलीवरी, ये ब्लड से भी जाता है, ये सेक्सुअल एक्टिविटी से भी जाता है। ब्रेस्ट फीड नॉट कंटिन्यूटेड है और क्लिनिकल फीचर के अफेक्टेड न्यूनेट्स और मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस बी के लोग 20-20 साल के कैरियर हैं, मुझे भी कुछ भी नहीं है, मैं बस टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी। कुछ डॉक्टर नूर हसन ने सेमिस्फुगा की बड़ी तारीफ की है। सेमिस्फुगा कंट्रैक्शन करती है, बेसिकली आइडेंटिफाई करता है। कोलोफाइलम वाली को अक्सर लोअर एब्डोमेन में यूट्राइन कंट्रैक्शन होते हैं, पेन होते हैं। सेमिस्फुगा उससे बढ़ के है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइट कंट्रैक्शन होती है और ये भी अबॉर्ट करवा देती है सेमिस्फुगा। ठीक हो गया जी, कुछ रह गया जी? ब्रुसीला की वजह से अबॉर्शन हो जाते हैं? किसकी? ब्रुसीला की वजह से भी हो जाता है। तो उसके लिए एनी, मैंने एक बात कही थी कि एनी इन्फेक्शियस डिजीज़, चाहे वो वायरल है चाहे वो बैक्टीरिया है, ये तो टॉर्च है ना, टॉर्च में भी मैं कम से कम 10-12 तो डिस्कस कर गया हूँ ना। वैसे टॉर्च तो बेसिकली 3-4 हैं, वो तो अदर्स में सिफिलिस वगैरह होता है। एनी इन्फेक्शन डिजीज़ कैन अबॉर्ट एंड डिसेबिलिटी इन द फीटस। ठीक हो गया जी? सर ये बीपी हाई हो जाता है। हाँ, रेडियम ब्रोमेंट, रेडियम मैंने आगे जिक्र किया था कि रेडियम जो है ना बेसिकली गाय बगाए देते रहना चाहिए, गाय बगाए प्रेगनेंसी के अंदर, ये वायरस को प्रोटेक्ट करती रहती है। ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, पैरासाइट के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बनाती है। रेडियम 10 दिन बाद, महीने बाद 1 डोज देते रहे तो ये। इसी तरह फार्मोलिन है, ये भी एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल, फंगल, इसको सलाहियत पैदा करती है। ट्यूबरकुलोनियम बहुत बड़ी दवाई है और एक कॉज है इसका, अबनॉर्मल बच्चों को बहुत बड़ा काज है। सिफिलिनियम बहुत बड़ा काज है। ओरोमेट जो है ये मेल बच्चों को, जो मेल बच्चे जिन लोगों के, चाहे वो वायरस है या नहीं है या टॉर्च है नहीं है, मेल बच्चे लोगों के नहीं बचते, तो वो ओरोमेट बचाती है, मेडोरिनम। और ओरोमेट आप अगर गाय बगाए प्रेगनेंसी के दौरान या रोज़ भी आप 200 की देते रहें या महीने बाद CM की देते रहें, तो ये इंटेलिजेंट, खूबसूरत, हड्डियाँ मजबूत, ज़हीन, स्किन अच्छी, ये खूबसूरत बच्चे पैदा करती है, हेल्दी बच्चे पैदा करती है, ज़हीन बच्चे पैदा करती है जी। और थैंक यू जी। सर ये बीपी की वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह हाँ, वो इसको कहते हैं ना, प्रीक्लेम्शिया, उसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ काम करती हैं ना, उसमें हम यूज़ करते हैं रेडियम का, ओरोमेट का और ब्राइटाम्योर का। तो ये प्रेगनेंसी के अंदर एक्लेम्पिया इसको कहते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर जो ब्लड प्रेशर, और उसकी वजह से भी बच्चे ज़ाया हो जाते हैं। और फिर गैस, प्रेगनेंसी के बहुत सारे मसाइल हैं, हम चूँकि टॉर्च के अंदर घूम रहे हैं, अदरवाइज़ तो वहाँ आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, साख सदमा, वो गुजात से जो टूटी औरतों के बच्चे भी ज़ाया हो जाते हैं, जिसमें कार्बो एनिमेलस है, जिसमें सिपिया है, जिसमें कलकेरिया फास है, जिसमें काली फास है, तो वो और भी चीज़ें हैं। राइट सर? थैंक यू।